हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो मोल कॉन्सेप्ट के थर्ड लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर समझेंगे मैटर के बारे में। तो देखिए, मैटर के बारे में आपको मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूँ कि मैटर इज एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। ठीक है। अब मैटर के बारे में इतना जानने के बाद थोड़ा सा और आगे हम समझना चाहेंगे कि जो भी नेचर में सब्सटेंसेस मिलते हैं, वो सब्सटेंसेस या वो मैटर किस किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, मैटर को आप क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। पहला, हम बोलेंगे कि मैटर जो होते हैं, कुछ मैटर या जो सब्सटेंस जो होता है, वो सब्सटेंस जो नेचर में अवेलेबल है, वो या तो हो सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस, या तो क्या होंगे बोलो, प्योर सब्सटेंस। और अगर वो प्योर सब्सटेंस नहीं है तो या फिर वो क्या होंगे, मिक्सचर्स होंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें जानना है कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है। वो कौन सा फैक्टर है जो इन दोनों चीजों को अलग अलग सेपरेट करता है, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करता है। हमें सबसे पहले उसके बारे में जानना है। और वो एक ही पॉइंट है, आपको बता दूं कि जो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, उन सबका जो कॉम्पोजिशन है वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट कॉम्पोजिशन, मैं यूं कहूं डेफिनेट होता है, या फिर यूं कहूं फिक्स्ड होता है। वो होते हैं फिक्स्ड बोल दिया, यूनिक बोल दो, मतलब हर एक प्योर सब्सटेंसेस का, हर एक प्योर सब्सटेंस का अपने आप में यूनिक कॉम्पोजिशन होता है, डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। वो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो देखिए, मिक्सचर के बारे में सबसे पहले तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो मिक्सचर होता है वो किसका मिक्सचर है। तो मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेज। मतलब जब आप दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेज को मिक्स कर दोगे तो वहां से क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। और अगर आप दो सब्सटेंसेज को मिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए कंटेनर आपने लिया, कंटेनर में सब्सटेंस ए आपने डाला, सब्सटेंस बी आपने डाला, आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका कॉम्पोजिशन कैसा बनाना चाह रहे हैं, आप उसको कौन से रेशियो में लेना चाह रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और इसका मतलब ये है कि मिक्सचर्स जो होते हैं, इनका कॉम्पोजिशन कुछ भी हो सकता है। any composition they have, any composition they can have। क्लियर है? तो ये सबसे मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है कि इनका कॉम्पोजिशन डिफिनेट होता है, फिक्स होता है, यूनिक होता है, वो चेंज नहीं होता है। जबकि मिक्सचर का कॉम्पोजिशन जो है, वो आप अपने डिजायर के हिसाब से, आप किस टाइप का आपको मिक्सचर बनाना है, आपको प्रिपेयर कैसा मिक्सचर करना है, आप उसके बेसिस पे अलग अलग कॉम्पोजिशन के मिक्सचर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? ये दोनों में सबसे मेन डिफरेंस है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। अब मैं अगर बात करता हूं कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, वो फिर से कितने टाइप के हैं। तो देखिए, कुछ प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, और कुछ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एलिमेंटल फॉर्म जो होती है, वो एलिमेंटल फॉर्म एटॉमिक भी हो सकती है, या किसी एलिमेंट के लिए वो मोलिकुलर भी हो सकती है। ठीक है। जबकि जो कंपाउंड्स हैं, वो कंपाउंड्स ऑलवेज कौन सी फॉर्म में मिलेंगे आपको, मोलिकुलर फॉर्म में मिलेंगे, मोलिक्यूल की फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि एटम और मोलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, पहले तो आपको ये बता दूं। तो एटम का मतलब तो ये कि सिंगल एटम, एटॉमिक फॉर्म का मतलब है सिंगल एटम, मॉलिक्यूल का मतलब है मोर देन टू, मोर देन टू। ठीक है। और इक्वल टू टू, आप ऐसे कह सकते हो इक्वल और मोर देन टू। ठीक है। और जो मॉलिक्यूल है उसका मतलब सेम है कि इक्वल टू और मोर देन टू। ये तो बात हो गई एटम और मॉलिक्यूल के डिफरेंस की। अब अगला डिफरेंस आपको ये समझना है कि सर एक बात बताइए कि ये जो एलिमेंट है, देखिए ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और कंपाउंड है ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में,
तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब एलिमेंट और कंपाउंड की जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है इनमें क्या डिफरेंस है। तो बात यह है कि जब फॉर्म एलिमेंटल होती है और मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है तो वहां पर सेम टाइप के एटम होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स वहां पर होते हैं, लेकिन इस केस में डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। समझ में आ रही है बात आपको। इनके एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल बताता हूं एलिमेंटल फॉर्म का, तो जैसे मान लीजिए सोडियम सॉलिड है, एल्यूमिनियम सॉलिड है, सिल्वर सॉलिड है, ये सारे के सारे जो हैं ये एलिमेंटल फॉर्म में हैं और अपनी एटॉमिक फॉर्म में हैं, क्योंकि सोडियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा जो सारे के सारे अपने एलिमेंट्स होते हैं ये एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वहीं पर मॉलिक्यूलर फॉर्म की, तो इसका एग्जांपल O2। आपको पता है ऑक्सीजन सिंगल O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, N2, फॉस्फोरस के लिए P4, ये जो सारे के सारे हैं ये अपनी कौन सी फॉर्म में, एलिमेंटल की मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा एटम आ रहे हैं, लेकिन वो एटम कौन से टाइप के हैं, सेम टाइप के हैं, इसलिए वो कौन सी फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में है। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात करूं, कंपाउंड्स की बात करूं, ये मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड जैसे कि H2O हो गया, C6H12O6 हो गया, या फिर मान लीजिए CH3COOH हो गया। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो तीनों के तीनों मैंने लिखे हैं, मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, इनमें भी दो या दो से ज्यादा एटम हैं, लेकिन यहां जो एटम हो डिफरेंट टाइप के हैं, और ये डिफरेंट टाइप के हैं इसीलिए इनको हमने क्या बोला है, कंपाउंड बोला है। एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे एटम क्या होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। अगर वो सिंगल एटम है तो एटॉमिक फॉर्म बोल देंगे, और अगर वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करके मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सेम टाइप के एटम वाले मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म बोल देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों कहा कि प्योर सब्सटेंसेस का कॉम्पोजिशन यूनिक होता है, डेफिनेट होता है, चलिए उस बात को समझते हैं, ध्यान से सुनना क्या मतलब है उसका। अगर मैं आपको एक बात करूं एक कंपाउंड की जिसका नाम है C6H12O6, आप सब लोग जानते हैं उसको ग्लूकोज के नाम से। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि ग्लूकोज जो है उसके अंदर कार्बन कितना परसेंट है, मतलब कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो हर कोई जानता है कि आपको पता है कि इसका अगर मैं एक मोल लेता हूं या अगर इसका मैं एक मोलिक्यूल लेता हूं, ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं इसका एक मोलिक्यूल लेता हूं तो उसमें 6 कार्बन होते हैं, और एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, अपॉन टोटल की अगर बात करो तो हो जाएगा 6 × 12 प्लस 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पर 6 × 16, अरे भाई एक ऑक्सीजन का मास 16 हो गया, और इंटू कितने 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो ये आपको बताएगा कि उसमें कितना परसेंटेज कार्बन अवेलेबल है। क्लियर है। ऐसे आप मान लीजिए परसेंटेज H कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे ही परसेंटेज O कैलकुलेट कर लेंगे, और मान लीजिए कार्बन का परसेंट X आ रहा है, हाइड्रोजन का Y आ रहा है और ऑक्सीजन का Z आ रहा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्योर सब्सटेंसेज हैं उनका यूनिक कॉम्पोजिशन होता है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। वो क्या है, क्या मतलब है उसका, सुनिए। उसका मतलब ये है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है तो 100% उसका कॉम्पोजिशन परसेंट कार्बन का X होगा, हाइड्रोजन Y होगा और ऑक्सीजन Z ही होगा। इसके अलावा किसी और कॉम्पोजिशन को हम ग्लूकोज नहीं बोल सकते। अगर ग्लूकोज है तो डेफिनेटली कॉम्पोजिशन यही होगा, ग्लूकोज का कॉम्पोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल समझा दूं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल H2O। H2O में जो परसेंटेज हाइड्रोजन है वो हमेशा फिक्स है और परसेंटेज ऑक्सीजन हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। अगर कहीं पर भी H2O है तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए सुनिए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं नेचर में, जो प्योर सब्सटेंस हैं, चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में है चाहे वो कंपाउंड फॉर्म में है, वो सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस, उनका फिक्स्ड या उनका यूं कह लो कि उनका अपना खुद का यूनिक कॉम्पोजिशन होता है। क्लियर है। ये थी पहली बात। ठीक है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट का एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि सर हम तो एलिमेंट उसको कहते हैं जो सिंगल एटम होता है और जिसमें एटम दो हो जाए उसको तुम कंपाउंड बोल देते हैं,
लेकिन आपने तो अभी भी O2 को एलिमेंट बताया, आपने O2 को कंपाउंड बताया ही नहीं, तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। अगर मान लीजिए आपको मैं ऐसे कुछ एलिमेंट लिख के दे दूं, सोडियम, सिल्वर, O2, N2, P4, H2O, C6H12O6। आपसे मैं अगर ऐसे पूछूं कि बताइए इनमें से एटम कौन कौन से हैं, एटॉमिक फॉर्म में कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर सोडियम है, सिल्वर है यहाँ पर, और कोई भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं है। आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए इनमें से मॉलिक्यूल वाली फॉर्म में कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर O2 भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मैं इसको इससे बता रहा हूँ, O2 भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, N2 भी है, P4 भी है, H2 भी है, C6H12O6 भी है। क्योंकि मॉलिक्यूल का मतलब सिंपल सा इतना होता है, मोर देन वन एटम। ठीक है, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि बताइए इनमें से एलिमेंट कौन कौन हैं। तो एलिमेंट में ध्यान रहे, एटम भी काउंट होंगे और मॉलिक्यूल भी काउंट होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल में से एक तो होंगे कौन से, जिनमें सेम टाइप के एटम हो, और दूसरे कौन से होंगे, जिनमें डिफरेंट टाइप के एटम हो। जिसमें सेम टाइप के एटम हो वो तो काउंट होंगे एलिमेंट में, और जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम होंगे वो किस में काउंट करेंगे, हम कंपाउंड में काउंट कर लेंगे। क्लियर है? इट मीन्स, सुनिएगा ध्यान से, मॉलिक्यूल एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट एटम भी हो सकता है, और एलिमेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है। बट कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, क्योंकि कंपाउंड का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, और जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ एटम की बात करेंगे तो वहां पर डेफिनेटली कम से कम दो एटम तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन मैटर में प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। चलिए बात करते हैं अपन अब मिक्सचर्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं मिक्सचर के बारे में। तो देखिए, पहली चीज आपको मैं यही क्लियर कर दूं, मिक्सचर का मतलब आपने दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया, और जिन दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं, जिसका मिक्सचर बना रहे हैं, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, ये डिपेंड करता है मिक्स करने वाले पर, कि उसको जो मिक्स कर रहा है उसको कितना कॉम्पोजिशन चाहिए। इसका मतलब एक बात तो तय है कि आप मिक्सचर जो बनाते हो ना, वो मिक्सचर किसी भी कॉम्पोजिशन के बनाए जा सकते हैं, एनी कॉम्पोजिशन। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, मिक्सचर होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट, जिनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड सेकेंड टाइप इज विच इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए आपने एक कंटेनर में आपने एक सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस ए है, एक प्योर सब्सटेंस बी है, आपने दोनों को मिक्स किया। ठीक है, और इस केस में मान लीजिए आपने कंटेनर में एक सब्सटेंस सी है आपका, और दूसरा सब्सटेंस आपका डी, आपने उन दोनों को मिक्स किया। आफ्टर मिक्सिंग, जब आपने इनको मिक्स कर लिया, तो मिक्स करने के बाद हुआ क्या कि जो ये वाला मिक्सचर बना, ये मिक्सचर तो थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब पूरा का पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म मिक्सचर बना। मतलब पूरा का पूरा मिक्सचर देखने में एक जैसा है, यूनिफॉर्म उसकी एक्सपीरियंस है। लेकिन ये जो मिक्सचर आप देख रहे हो, ये यूनिफॉर्म नहीं बना, कहीं पर किसी एक कंपोनेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और कहीं पर किसी दूसरे कंपोनेंट की उसकी अमाउंट ज्यादा है। क्या मतलब है मेरा अमाउंट ज्यादा होने से? सुनिए, मान लीजिए कि जो ये वाला है, इसको मैं सी बोल रहा हूं, तो सी का कलर मान लीजिए ये है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि मान लीजिए इस रीजन में सी की अमाउंट ज्यादा है, फिर यहाँ कम हो गई, फिर यहाँ सी ज्यादा हो गया, फिर यहाँ कम हो गया। जबकि अगर मान लीजिए दूसरे केस जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें मान लीजिए ये आपका बी है, ठीक है, ये बी है, तो बी उसके साथ में यूनिफॉर्मली मिक्सड होगा थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि वो सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली एकदम ढंग से अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। और जो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्लियर है? अब इस यूनिफॉर्म होने और यूनिफॉर्म नहीं होने का मतलब क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, यूनिफॉर्म होने या नहीं होने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए इस पार्ट में, अगर आप इस सॉल्यूशन के इस पार्ट में
ए और बी की अमाउंट का रेशियो चेक करेंगे तो मान लीजिए रेशियो x:y आ रहा है, ऐसा मान लीजिए, तो वही सेम रेशियो आपको मिलेगा उस पार्ट में, वही सेम रेशियो आपको इस पार्ट में मिलेगा, वही सेम रेशियो आपको यहाँ पर मिलेगा, वही रेशियो यहाँ पर मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपने बीच में रेंडमली कहीं पर भी रेशियो चेक करने की कोशिश की तो रेशियो उसका मेंटेन रहेगा। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सिंग। क्या बोलेंगे इसको? यूनिफॉर्म मिक्सिंग, क्योंकि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन मेंटेन है। गिवन जो मिक्सचर है, जो आपको मिक्सचर बना के दिया, मान लीजिए आपने ए और बी को मिलाया है, एक्स और वाई के रेशियो में मिक्स किया है, तो इसका जो ये वाला कॉम्पोजिशन है ना, ये पूरे के पूरे उस मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म रहता है, ये चेंज नहीं होता। लेकिन हेट्रोजीनियस में यहाँ रेशियो कुछ और है। मान लीजिए आपने मिलाया तो था, यहाँ पर क्या क्या मिलाया था, मान लो आपने ए और बी के रेशियो में इनको मिक्स किया, लेकिन यहाँ तो रेशियो कुछ और ही आ रहा है, यहाँ रेशियो कुछ डिफरेंट है, यहाँ कुछ डिफरेंट है, यहाँ कुछ डिफरेंट है। इट मीन्स ये वाला यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है। समझ में आई होगी बात आपको? अब सुनिए, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं और उनका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहता है। कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे के पूरे मिक्सचर में कॉम्पोजिशन क्या रहता है? सेम रहता है। जबकि इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहता। ठीक है, और वो स्पेशल कैटेगरी, जिस कैटेगरी में कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहे या यूनिफॉर्मली मिक्स हो, ऐसे मिक्सचर्स को ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बोलो, सॉल्यूशन। इसीलिए जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनको सॉल्यूशन बोला जाता है। सॉरी होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, उनका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता। बात समझ में आई? चलिए आगे और समझते हैं कुछ बातें। अब मैं आपको एक बहुत ही कमाल की बात बता रहा हूं। आप मुझे ऐसे बताइए कि आपके पास मिक्सचर है और आपको यह भी पता है कि मिक्सचर जो है वो किसी भी कॉम्पोजिशन का बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर मिक्सचर किसी भी कॉम्पोजिशन का हो सकता है तो क्या हमसे इस पे सवाल नहीं पूछे जा सकते क्या? कि मान लो आपको एक मिक्सचर दे दिया और पूछ लिया कि बताइए मिक्सचर का कॉम्पोजिशन क्या है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपको मान लो मैं ऐसे कहूं, सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि जो गिवन मिक्सचर है, जो मिक्सचर आपको दिया हुआ है उसका कॉम्पोजिशन एक्स एंड वाई है, ठीक है, तो क्या आप इस गिवन मिक्सचर के कॉम्पोजिशन से ऐसा कह सकते हैं कि पूरे के पूरे मिक्सचर का कॉम्पोजिशन यही है, या फिर पूरे के पूरे मिक्सचर का कॉम्पोजिशन ये नहीं हो कि कुछ और है? तो आपके सामने सवाल क्या है वो सुनिए, क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। मिक्सचर आपको गिवन है, मिक्सचर आपको दिया हुआ है, आपको पता है मिक्सचर का कॉम्पोजिशन कुछ भी हो सकता है क्योंकि वेरी करता है वो। और मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि इसका कॉम्पोजिशन एक्स और वाई है, एक सब्सटेंस इसका एक्स है, दूसरे का कितना, मान लीजिए अमाउंट कितनी है, वाई है। तो आपको इससे ये कैसे पता चलेगा कि थ्रू आउट द मिक्सचर ये सेम है या थ्रू आउट द मिक्सचर ये सेम नहीं है? आपको ये पता कैसे चलेगा? तो आंसर है, अगर कोई आपको या कि ये बता दे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, अगर ये सॉल्यूशन है, तब तो आप कह देंगे यस, पूरे के पूरे मिक्सचर का कॉम्पोजिशन यही है। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि तो हेट्रोजीनियस है, तो फिर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मिक्सचर के कौन से पार्ट का कॉम्पोजिशन क्या है और कौन से पार्ट में वो किस रेशियो में मिक्स किए हुए हैं। क्लियर है? इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक कंटेनर में आप मिल्क और वाटर दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो आपको पता है कि दोनों मिक्स होने के बाद में एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है दोनों का। होमोजीनियस मिक्सचर बनने का मतलब है इनको मिलाने के बाद आप वाटर और मिल्क को सेपरेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये मिक्सचर कैसा, होमोजीनियस यूनिफॉर्मली कैसा है, मिक्स्ड है। ठीक है, तो जिस रेशियो में आपने मिल्क और वाटर को मिलाया था ना, इसके हर एक पार्ट में रेशियो मेंटेन रहता है, रेशियो चेंज नहीं होता। लेकिन दूसरे ही केस में आपने क्या किया कि एक कंटेनर में आपने वाटर प्लस कुछ ऑयल की ड्रॉप्स आपने मिला दी। तो आपको पता है कि जो वाटर है उस वाटर में अगर आप ऑयल मिला रहे हैं तो आपको पता है कि ऑयल कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है, ऑयल कुछ थोड़ा सा एक जगह जाके रुक जाएगा।
तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस पार्ट में तो ऑयल है ही नहीं, ना इस पार्ट में ऑयल है, तो यहाँ पर तो क्या है, वाटर है, यहाँ भी क्या है, वाटर है, और इस पार्ट में वाटर और ऑयल दोनों क्या है, मिक्स्ड है। तो ये तो एग्जांपल किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा हेट्रो का, और ये बन जाएगा होमो का, और होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। तो दोस्तों ये थी बातें क्लासिफिकेशन की, मैटर की, कि मैटर प्योर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, वो मिक्सचर भी हो सकते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं फिर से, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट क्या रहता है, सेम रहता है, और हम इन्हीं का कॉम्पोजिशन आगे कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप इसका कॉम्पोजिशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अरे मुझे एक बात बताओ कि इस पार्ट में कॉम्पोजिशन कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, जब अलग अलग पार्ट में डिफरेंट कॉम्पोजिशन है तो क्या आप सोल्व कर सकते हैं क्या हर एक पार्ट के लिए? नहीं। इसलिए जब जितने भी अपने पास क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना है, वो हम केवल किसके लिए करेंगे, सॉल्यूशंस के लिए बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो यू कैन से दैट इट इज होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two substances। क्लियर है? तो होमोजेनियस मिक्सचर सिंपली दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसको हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, अब एक बात और सुनिए, जब आप इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ए बी सी डी ई ऐसे मान लीजिए कुछ सब्सटेंसेस ऐड कर दिए, और अगर ऐड होने के बाद ये बन रहा है एक होमोजीनियस मिक्सचर, अगर बन रहा है, अगर एक सॉल्यूशन बन रहा है, तो इनमें से आपने जितने भी सब्सटेंसेस ऐड किए हैं उनमें से एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो इन सबको डिजोल्व करता है। तो मैं ऐसे कह दूंगा कि उन सारे के सारे सब्सटेंसेस में से एक ऐसा होगा वो विच डिजोल्व ऑल। तो जो सब्सटेंसेस बाकी सबको डिजोल्व करता है उसका नाम होता है सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं उसको? हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसको हम बोल देंगे यहां पर सॉल्वेंट, जो सबको डिजोल्व करेगा उसको हम बोल देंगे सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब हर एक सॉल्यूशन में डेफिनेटली एक तो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है जो सबको डिजोल्व करता है, और जितने भी बच गए, जितने भी डिजोल्व हुए हैं, रेस्ट ऑल आर सोल्यूट, रेस्ट ऑल आर सोल्यूट। क्लियर है? तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट आपको इतना सा जानना है कि जो डिजोल्व करता है दैट इज सॉल्वेंट, और जो डिजोल्व होते हैं विच आर बीइंग डिजोल्व्ड दोज आर सोल्यूट। ठीक है, तो ये बात होगी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में। अब आप ऐसे पूछेंगे कि अगर मान लीजिए सर हमें कुछ सब्सटेंसेस गिवन है तो उनमें से सोल्यूट कौन सा लें और सॉल्वेंट कौन सा लें, इसका पता कैसे लगाएं? तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि पहली बात तो आप ये समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में टोटल n कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब आप समझ सकते हैं, कंपोनेंट का मतलब है कि टोटल n सब्सटेंसेस हैं जिनसे मिलकर वो सॉल्यूशन बनाया गया है। तो उन n कंपोनेंट में से एक तो पक्का क्या होगा, बोलो, सॉल्वेंट होगा, और जो यहां पर बच जाएंगे n-1 वो सारे के सारे क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। ठीक है, और सॉल्वेंट कौन सा होता है? सॉल्वेंट वो होता है कि जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो लार्ज अमाउंट में होता है वो क्या होता है, बोलो, सॉल्वेंट होता है जनरली। ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमेशा ही सॉल्वेंट हो, लेकिन ऑलमोस्ट केसेस के अंदर क्या होता है कि जो ज्यादा अमाउंट में होता है जनरली वही क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अगर आपके सामने कभी कोई ऐसा केस आए जहां पर सबकी अमाउंट सेम हो जाए, मतलब जो भी आपके पास कंपोनेंट है सबकी अमाउंट सेम हो जाए, और आपको डिसाइड करना हो कि अब सॉल्वेंट कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि उसको सॉल्वेंट माना जाएगा जिसकी सॉल्वेशन पावर ज्यादा हो, जिसकी औरों को डिजोल्व करने की कैपेसिटी ज्यादा हो, और डिजोल्व करने की कैपेसिटी या सॉल्वेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के।
और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जिसका ज्यादा होता है उसी की सॉल्यूशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। और आप जानते हैं कि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई होता है। इसी वजह से वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 80 के आसपास होती है, इसीलिए बहुत सारे सॉल्यूशंस में आपको वाटर एज ए सॉल्वेंट मिल जाएगा। और आपको मैं बताऊं कि वो सारे के सारे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट की तरह है वाटर काम करता है। अगर किसी सॉल्यूशन में काम सॉल्वेंट की तरह कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो ऐसे सारे के सारे सॉल्यूशंस को बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इनको, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब समझ जाना कि सोल्यूट पता नहीं कौन है, सोल्यूट के बारे में नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली वहां पर सॉल्वेंट कौन है, H2O लिक्विड है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैं कुछ बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल्स। 3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। पहला, कहीं ऐसे लिखा हो NaCl सॉलिड, कहीं पर ऐसे लिखा हो NaCl लिक्विड, कहीं ऐसे लिखा हो NaCl गैस। ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लीजिए NaCl गैस स्टेट में, और कहीं पर ऐसा लिखा हो कि NaCl एक्वस। आइए इन चारों के मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। NaCl सॉलिड का मतलब ये होता है कि प्योर सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट। वेरी सिंपल। NaCl मतलब प्योर NaCl in solid state. NaCl liquid means pure NaCl in liquid state. NaCl gas means pure NaCl in gaseous state, or simply you can say NaCl in vapor form. ठीक है। And last, most important, NaCl के ब्रैकेट में लिखा है AQ। AQ का मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आप जानते हैं सब, एक्वस। इसका मतलब है कि इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इट मींस अगर ये सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली होमोजेनियस मिक्सचर है। तो इट मींस इसके अंदर जो सॉल्यूट है आपका, वो सॉल्यूट तो कौन है यहाँ पर, NaCl है। और जो सॉल्वेंट है वो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, बोलो H2O है, क्योंकि एक्वस लिखा हुआ है। क्लियर है। तो जितने भी सॉल्यूशंस के साथ में एक्वस लगाओ मतलब वहां पर सॉल्वेंट कौन है, H2O है। उम्मीद है आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे पता चले कि आपको कहीं कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको कोई क्वेरी है, यहाँ तक कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई है तो भी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमसे पूछें। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और साथ ही आपके जो फ्रेंड्स, क्लासमेट्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या फिर आपको लगे उनको जरूरत है, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो ये थी बातें सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है। अब सॉल्यूशन की कुछ टर्म्स होती हैं, आपने अलग अलग नाम सुने होंगे सॉल्यूशन के बारे में, एक बार उनकी भी बात कर लेते हैं। आपने कहीं पे ऐसा नाम सुना होगा, कहीं लिखा हुआ कि एक सॉल्यूशन है जिसके पीछे लिखा हुआ है कि बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखिए, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है, 2। 2 कंपोनेंट से मेरा मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन को बनाते वक्त 2 सब्सटेंसेस को मिक्स किया था। और आपको पता है ऑब्वियसली अगर 2 कंपोनेंट हैं तो उसमें से एक तो डेफिनेटली कौन होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो दूसरा बच जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सोल्यूट होगा। ठीक है। ऐसे ही एक सॉल्यूशन होता है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन मींस जिसमें कितने कंपोनेंट हो, 3 हो, जिसमें से एक तो क्या होगा, सॉल्वेंट, और 2 क्या होंगे, सोल्यूट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या आपने कभी सोचा है कि 2 सब्सटेंसेस को मिक्स करने के बाद उनकी जो रिजल्टेंट फिजिकल स्टेट है वो कैसी दिखेगी? क्या मतलब है मेरा, सुनिए समझिए ध्यान से। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं यहां पर, यहां उसमें लिख रहा हूं सॉल्यूट, यहां लिख रहा हूं सॉल्वेंट, और यहां बात करेंगे सॉल्यूशन की। मान लीजिए कि आपका सॉल्यूट है वो सॉलिड है,
सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट जो है वो आपकी सॉलिड है, सॉल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट कैसा है, गैस है। सॉल्यूट इज लिक्विड, सॉल्वेंट इज सॉलिड, सॉल्यूट इज लिक्विड, सॉल्वेंट इज आल्सो लिक्विड, एंड सॉल्यूट इज गैस बट सॉल्वेंट इज गैस। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने गैस गैस पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। अब मैं बात करता हूँ ये लिक्विड लिक्विड हो तो हो सकता है ये वाला क्या हो, गैस हो। और क्या पॉसिबिलिटी है, और देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये गैस है, ये क्या हो, सॉलिड हो, और ये गैस है, ये क्या हो, लिक्विड हो। ये कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आप जब इनको काउंट करेंगे तो काउंट करने पर आपको पता चलेगा कि टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन बन जाएंगे, यहाँ पर 9 टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाएंगे। तो सवाल ये है कि सर अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी होगी? क्या वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो दिखने में सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या कोई उनकी इंटरमीडिएट स्टेट होगी? वो कौन सी स्टेट होगी? तो आंसर सुनिए, हमेशा याद रखना क्या कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है वही फिजिकल स्टेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन की होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर किसकी, इसकी स्टेट क्या, लिक्विड, तो ये भी किसमें होगा, लिक्विड स्टेट में। इसकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, सॉलिड। सॉल्वेंट क्या है, गैस, तो ये भी कैसा बनेगा, गैसीय सॉल्यूशन बनेगा। ये सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा, ये लिक्विड सॉल्यूशन, ये गैस सॉल्यूशन, ये अगेन गैस सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके आगे तो ये है, ये बन जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, ये क्या बन जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल यहाँ पर 9 टाइप के सॉल्यूशन आपके सामने बन सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जो लिक्विड होगा उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोल देंगे, इसको सॉलिड सॉल्यूशन, इसको गैसियस सॉल्यूशन, मतलब जो उसकी रिजल्टेंट फिजिकल स्टेट है उसी के नाम पर उस सॉल्यूशन का नाम हम बोल देंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि 3 तो क्या बनेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, 3 क्या बनेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, और 3 बनेंगे यहाँ पर गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी बातें सॉल्यूशन के बारे में। तो मिक्सचर्स के बारे में जानने के बाद, सॉल्यूशन के बारे में समझने के बाद, अब हम बात करने वाले हैं एक नए टर्म की जिसका यूज फिजिकल केमिस्ट्री में अक्सर होता है और आपने देखा है, उसके बारे में सुना है आज उसके बारे में। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो, और वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, तो आपने अलग अलग डेफिनेशन इसके बारे में पढ़ी होंगी, अलग अलग बातें आपने इसके बारे में सुनी होंगी, और उसमें से एक सबसे कॉमन सी डेफिनेशन जो आपने पढ़ी होगी कंसंट्रेशन के बारे में वो ये होती है कि इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ solute in a solution। आपने ये डेफिनेशन बिल्कुल पढ़ी होगी कि दिस इज अमाउंट ऑफ solute in a solution। अब जैसे ही आप सॉल्यूशन बोलते हैं तो मुझे पता है कि सॉल्यूशन का मतलब तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन आप डिफाइन केवल किसके लिए कर रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के लिए कर रहे हैं। तो ये सुन के आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, आपको एक बात ऐसे समझनी चाहिए कि क्या जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनके लिए कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है? क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अलावा जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए कंसंट्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है क्या, जो हम इनके लिए डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं? हम उसकी डेफिनेशन में सिर्फ इतना बोलते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन एंड वी नो दैट सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? तो इससे मुझे ये समझना है कि क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस के लिए कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं करते हैं, या फिर ये डिफाइन नहीं होती है, या फिर इसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है? मुझे ये जानना है। तो मैं आपको समझाता हूं कि इनके लिए हम क्यों कैलकुलेट नहीं करते हैं, या क्यों डिफाइन नहीं होते हैं, या फिर करते हैं तो इसकी वैल्यू हम क्यों नहीं इतनी ध्यान में रखते, वो समझिए। जैसे ही मैं बात करता हूं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो मैंने आपको बताया था कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। उसके इस पार्ट में कॉम्पोजिशन कुछ और होता है, इस पार्ट में कॉम्पोजिशन कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है। तो जब इसके अलग अलग पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है तो आपके लिए या मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम उसके हर एक पार्ट की कैलकुलेशन
उसके हर एक पार्ट की कंसेंट्रेशन हम कैलकुलेट कर सकें। तो यही वजह है कि इसके हर एक पार्ट का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है, इसलिए इसके कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस की, कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनके लिए आपको बात करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को आप ऐसे कहते हो कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है, या यूं कहूं कि यूनिक होता है अपने आप में। तो आप मुझे ऐसे बताइए कि जिनका कॉम्पोजिशन ही फिक्स्ड है, जिनका कॉम्पोजिशन ही यूनिक है, अगर आपने उनके लिए कंसेंट्रेशन कैलकुलेट भी की तो कंसेंट्रेशन हमेशा कैसी आएगी बोलो? कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब आपको उनकी कंसेंट्रेशन बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट होगी। अरे क्लियर है बात? आपको समझ में आ रही है यहाँ तक? तो इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि प्योर सब्सटेंसेस के लिए तो हम इसको इसलिए डिफाइन नहीं करते हैं क्योंकि उसका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, यूनिक होता है। उनकी कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करना हम कर सकते हैं, हम आगे सीखेंगे भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उनकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। जैसे आपने सुना होगा कि H2O लिक्विड, जो लिक्विड वाटर होता है, उसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होती है और वो 55.55 मोलर होती है। ठीक है, इसकी बातें हम आगे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी बातें आपको बताऊंगा हम आगे। तो आपको ये जानना है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए तो इसलिए डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि अलग अलग पार्ट में अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है और हर एक इंडिविजुअल पार्ट का कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना अपने लिए पॉसिबल नहीं होता। और प्योर सब्सटेंसेस के लिए इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, कैलकुलेट करोगे तो भी हमेशा कांस्टेंट आएगी, इसलिए बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई? अब बचा कौन? होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर का जो मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। यूनिफॉर्म मिक्सचर होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर एक जैसा रहता है, सेम बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। और इसीलिए आप इसका जो कॉम्पोजिशन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट सुनिए। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर आपने ऐसा ही क्यों कहा कि इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन? क्या सॉल्वेंट की अमाउंट को हम कंसेंट्रेशन नहीं बोलते क्या? सॉल्वेंट की जो अमाउंट है क्या उसको हम कंसेंट्रेशन नहीं कह सकते क्या? तो यस, सॉल्वेंट की अमाउंट को भी आप कंसेंट्रेशन बोल सकते हैं। और आपको मैं आगे कैलकुलेट करना सिखाऊंगा भी कि सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी भी कहीं पर आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और जरूरत पड़ती है। आगे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वहां पर आपको बहुत सी जगह जरूरत पड़ने वाली है। जो आपका लिक्विड है, जो आपका सॉल्वेंट है, उसकी कंसेंट्रेशन की, है ना? तो उसकी जरूरत भी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो मोस्टली हमें रिक्वायर्ड होती है, मतलब 99% केसेस में जिसकी कंसेंट्रेशन हमें रिक्वायर्ड होती है वो सोल्यूट की ही रिक्वायर्ड होती है। इसलिए इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ऐसे बोल देते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन। बाकी आप कंसेंट्रेशन तो सोल्यूट की भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप सॉल्वेंट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं, आप हर एक कंपोनेंट की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में यहां तक? चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसे ही बात आती है अमाउंट के बारे में, तो आपसे मैं से पूछूं कि किसी सब्सटेंस के अमाउंट आप कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर उसका हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर हम उसके मोल भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे सर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो n है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। और अगर वो कोई गैसियस स्पीसीज हुई, कोई अगर वो गैस हुई, तो डेफिनेटली आप उस गैस के लिए उस गैस का प्रेशर भी बता सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं, वेट, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड प्रेशर, अगर गैस हुई तो आप अमाउंट को इतनी सारी यूनिट में अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आप किसी सब्सटेंसेस की अमाउंट को अलग अलग यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या उनकी जो कंसेंट्रेशन जिसको आप कहते हो अमाउंट ऑफ सोल्यूट,
क्या वो कंसेंट्रेशन की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स नहीं होंगी क्या? बिल्कुल होंगी। अगर आप इसको वेट में कैलकुलेट कर रहे हो तो उसकी यूनिट डिफरेंट होगी, मोल में कर रहे हैं तो डिफरेंट होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल में कर रहे हैं तो डिफरेंट यूनिट होगी। और ये जो कंसेंट्रेशन की डिफरेंट यूनिट्स होती है ना, इन्हीं डिफरेंट यूनिट्स का नया नाम होता है जिसके बारे में आपने सुना होगा और जिसको हम बोलते हैं क्या? कंसेंट्रेशन टर्म्स। क्या बोलेंगे इनको हम? कंसेंट्रेशन टर्म्स। बात सबको समझ में आ गई क्या? आपने बहुत बार सुना होगा कंसेंट्रेशन टर्म्स, बड़े बड़े नाम सुने होंगे। अभी आपको बताऊंगा सारे नाम वो क्या क्या होते हैं। कंसेंट्रेशन टर्म्स मतलब नहीं पता होता बस। कंसेंट्रेशन होती है अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, और अमाउंट को डिफाइन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जो आप अलग अलग यूनिट्स में अमाउंट को डिफाइन करोगे, तो जब आप अलग अलग यूनिट्स में अमाउंट को डिफाइन करेंगे तो कंसेंट्रेशन की यूनिट भी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। और उन्हें डिफरेंट यूनिट्स को बोला जाता है कंसेंट्रेशन टर्म्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आपको मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ कंसेंट्रेशन टर्म्स के कि कौन कौन से हो सकते हैं। आपने उनमें से कुछ सुने होंगे, कुछ आज आप पहली बार नए सुनोगे, और उन सब की हम एक एक करके चर्चा करेंगे, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंसेंट्रेशन टर्म्स की, तो आपने बिल्कुल सुना होगा परसेंटेज W/W, जिसको परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं। दूसरा आपने नाम सुना होगा परसेंटेज N/N, जिसको परसेंटेज बाय मोल भी बोलते हैं या मोल परसेंट भी कहते हैं। थर्ड आपने सुना होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंट भी आप बोल सकते हो। फोर्थ आपने जरूर सुना होगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। फिफ्थ आपने जरूर सुना होगा मोल फ्रैक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। पांच, और उसके बाद में आपने जरूर सुना होगा पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, इसके अलावा आपने बिल्कुल सुना होगा मोलरिटी। फिर आपने बात की होगी मोलालिटी की। ठीक है, इसके अलावा आपने बात की होगी किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में, किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है, उस स्ट्रेंथ के बारे में भी आपने बिल्कुल वहां पे बात की होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपको बताऊं, अगर मान लीजिए आपने बात की हो कभी भी, सुनिए, अगर आपने किसी गैसियस मिक्सचर की बात की, हालांकि आगे पढ़ेंगे हम, तो आपने ऐसा सुना होगा कि गैसियस मिक्सचर को हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि, सुनिए ध्यान से, आप ऐसे कहते हो कि खुद का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। हालांकि ये जो वैल्यू है मोल फ्रैक्शन के इक्वली आती है। जो आपकी बाकी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन होती है ना, वो गैसियस मिक्सचर में बन जाती है परसेंटेज P/P, और परसेंटेज P/P का मतलब है खुद का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, इस मोल फ्रैक्शन जो है, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से परसेंटेज P/P बन जाएगा। हालांकि इसकी बात हम करने वाले हैं गैसियस स्टेट, जब हम पढ़ेंगे अलग से तो वहां पर हम बात करेंगे, इसकी बात हम इस चैप्टर में नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कंसेंट्रेशन टर्म होती है, नॉर्मलिटी होती है। ये सारी की सारी जो कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में एक एक करके समझने वाले हैं। क्लियर है? मेरा आपसे लास्ट सवाल इसके बारे में, ये जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी आप अलग अलग देख रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? यूनिट्स ऑफ कंसेंट्रेशन या कंसेंट्रेशन टर्म्स। बात समझ में आई आपको यहां तक? ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि ये सारे के सारे वो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी सॉल्यूट की या किसी सॉल्वेंट की या किसी कंपोनेंट की अमाउंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। These are the different possible ways in which we can express the amount of a substance in a given solution or a given mixture. क्लियर है? चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं इनके बारे में, लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यान से सुनिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट होंगे, उसमें एक तो क्या होगा बोलो? सोल्यूट, एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पर अगर मैं आपको ऐसे कभी कहता हूं कि कंसेंट्रेशन इसकी, तो जनरली जो कंसेंट्रेशन के साथ में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है,
अगर कंसेंट्रेशन के साथ में कुछ भी नहीं दे रखा है कि वो सॉल्यूट की है सॉल्वेंट की है, कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा है, तो आपको किसका मानना है? उसको सॉल्यूट का ही मानना आपको। ठीक है, क्वेश्चंस में अगर कुछ नहीं बोल रखा है कि किसकी कंसेंट्रेशन है तो किसकी लेनी है आपको? सॉल्यूट की। तो जब मैं बात करता हूं यहाँ पर कंसेंट्रेशन की, तो आप समझ जाओगे कि पक्का वो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन की बात कर रहा है। लेकिन अगर अपने पास वही सॉल्यूशन बाइनरी नहीं होकर, मान लीजिए कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक तो सॉल्वेंट है प्लस सॉल्यूट में उसके पास एक सॉल्यूट S1 है, एक सॉल्यूट S2 है, एक सॉल्यूट S3 है, एक सॉल्यूट S4 है, उसके पास में 4 सॉल्यूट्स अलग अलग। ठीक है, तो यहां पर जब हम कंसेंट्रेशन निकालेंगे, यहां पर जब हम बात करेंगे कंसेंट्रेशन की, तो सवाल ये उठता है कि जब मैं बात करूंगा यहाँ पर कंसेंट्रेशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो क्या मैं चारों के चारों जो सॉल्यूट हैं उनकी अमाउंट्स को ऐड करके आंसर दूंगा, या दो दो को एक साथ लेके आंसर दूंगा, या सबके इंडिविजुअल आंसर दूंगा? तो ये मुझे आपको बताना, ध्यान से सुनिए। कंसेंट्रेशन का सिंपल सा मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसी इंडिविजुअल सॉल्यूट की, ना कि सबको कंबाइंड करके बाद में आंसर देने की। मतलब क्या मेरा कहने का, ध्यान से सुनिए। किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट होंगे उनकी उतनी ही कंसेंट्रेशन होगी। कैसे? इस S1 की डिफरेंट कंसेंट्रेशन होगी अपनी, S2 के लिए अलग से कंसेंट्रेशन डिफाइन की जाएगी, S3 के लिए अलग से कंसेंट्रेशन डिफाइन की जाएगी, और S4 के लिए अलग से कंसेंट्रेशन डिफाइन की जाएगी। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि जितने सॉल्यूट होंगे, जितने अलग अलग सॉल्यूट होंगे, उन हर एक सॉल्यूट की अपनी अलग अलग कंसेंट्रेशन होगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सबकी आप कंबाइंड कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर लो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जितने भी टाइप के सॉल्यूट हैं सबकी अपनी अलग अलग इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन होगी। इस बात का जरूर ध्यान रखें, आगे मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो यहां तक, इस पॉइंट तक हमने वो सारे के सारे बेसिक्स कवर किए हैं। इसमें से बहुत सी बातें आपको पता होंगी, और वो बेसिक्स क्या क्या थे? मैटर था, उसका क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंसेज, मिक्सचर में प्योर सब्सटेंसेज क्या क्या होते हैं, कंपाउंड्स, एलिमेंट, मॉलिक्यूल में डिफरेंस मैंने आपको बताया है। उसके बाद में जब मैं बात करता हूँ मिक्सचर की, तो उसमें होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, वो हमने यहाँ पर बात की है। होमोजीनियस को सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन के लिए कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस के लिए क्यों नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंसेस के लिए कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली कैलकुलेट क्यों नहीं करते, ये सारी बातें मैंने आपको इसमें बताई हैं। कंसेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, कंसेंट्रेशन यूनिट्स क्या होती हैं, क्या हम सारे सॉल्यूट के लिए एक साथ कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें इस लेक्चर में हमने कवर की है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो ये आप कंसेंट्रेशन टर्म्स देख रहे हैं, इन कंसेंट्रेशन टर्म्स को एक एक को डिटेल में समझेंगे, और सारी चीजें इनके बारे में हम जानने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पहले कंसेंट्रेशन टर्म की, और वो है परसेंटेज W/W, और परसेंटेज बाय वेट, और परसेंटेज बाय मास। क्लियर है? समझिए क्या, अगर इसकी मैं आपसे बात करूं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन तो इसकी ये होती है, सिंपली होती है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? मान लीजिए ये अपने पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन का टोटल वेट जो है, इसका जो W टोटल है, जिसको मैंने बोल दिया W सॉल्यूशन जो है, वो मान लीजिए कुछ ना कुछ होगा इसका, है ना। 100 ग्राम हो सकता है, 200 हो सकता है, 1000 ग्राम हो सकता है, टोटल वेट कितना भी हो सकता है।
तो मुझे उस सॉल्यूशन के टोटल वेट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब ये है कि जब मैं इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कहीं से भी 100 ग्राम लूंगा, मतलब अगर मैं पूरे सॉल्यूशन में से कहीं से भी 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट का वेट होगा वही बन जाएगा उसका परसेंटेज W बाई W। बात समझ में आई कि नहीं? ये कहता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज परसेंटेज बाय वेट और बाय मास परसेंट और परसेंटेज W बाय W ऑफ दैट कंपोनेंट। क्लियर है? इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि टोटल सॉल्यूशन कितना है, कोई मतलब नहीं है, हमें उससे फर्क भी नहीं पड़ता कि टोटल कितना है, वो चाहे इतने से कंटेनर में, चाहे वो इतने बड़े कंटेनर में है, वो कितना बड़ा उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि उसका जब आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे कहीं से भी, वो 100 ग्राम आप यहाँ से ले सकते हो, आप यहाँ से ले सकते हैं, बस वो 100 ग्राम होना चाहिए। जब आप उसका 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वही उसका परसेंटेज W बाई W होगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वो सुनिए। बात करें अगर इसके फॉर्मूले की, तो परसेंटेज W बाई W का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इसके जो सॉल्यूट के वेट को यहाँ पर ले रहे हैं ग्राम में, तो इसको भी ग्राम में लेंगे, ध्यान रहे दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कैंसिल हो जाए, इनटू कितना आ जाएगा 100। तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूला किसका हो जाएगा, परसेंटेज W बाई W। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट इस फॉर्मूले को जानते हैं, सबको ये फॉर्मूला पता है कि हाउ टू कैलकुलेट वेट परसेंट, बट आप में से बहुत से बच्चों को ये नहीं जानते हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन क्वेश्चंस, कि जब आपके सामने कोई सवाल आता है तो इसको कैसे अप्लाई करें ये आप नहीं जानते हैं। वो मैं आपको सिखाता हूं कि आप कैसे पता लगाएंगे, वो समझिए। अगर मैं आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल की हेल्प से बताऊं, तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, एक सवाल में आपको ऐसे दिया हुआ है कि 5% वेट बाय वेट एक्वस एनेवेज सॉल्यूशन, ये आपको दे रखा है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसको आप कैसे समझेंगे वो मैं सिखा रहा हूं। जब आपको कोई ऐसे दे दे कि 5% वेट बाय वेट एक्वस एनुअल सॉल्यूशन है, इसका मतलब सुनिए ध्यान से। पहली बात तो जब भी आपको क्वेश्चन में किसी चीज का परसेंटेज दे, यहां पर किसका परसेंटेज दे रखा है, वेट का परसेंटेज दे रखा है, तो ध्यान रखेंगे उसी सवाल में हम टोटल कितना मान लेंगे, टोटल जो वेट है या जो टोटल मास है वो हम कितना मान लेंगे, 50 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम, कितना मान लेंगे, 100 ग्राम। जब भी आपको सवाल में किसी चीज का परसेंटेज दिया जाए और आपको सवाल सोल्व करना हो, तो अपनी हैबिट बना लो कि हम टोटल कितना मान लेंगे, 100 ग्राम वहां पर मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, अब मुझे पता है कि इस 5% वेट बाय वेट का मतलब ये है कि जब टोटल सॉल्यूशन अपने पास 100 ग्राम होता है तो उसमें सोल्यूट कितना होगा, 5 होगा। तो मुझे पता चला कि मुझे इससे मैं ऐसे कह सकता हूं, इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो मुझे पता चला कि 100 ग्राम में से 5 ग्राम तो कौन है, बोलो, NaOH है, सोल्यूट है, और जो बच गया अपने पास 95 ग्राम वो कौन है, सॉल्वेंट। और यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर। तो यहाँ पर 95 ग्राम अपने पास कौन है, वाटर है। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो जब भी आपको परसेंटेज W बाई W दे, तो आपको सबसे पहले जो आपको सवाल में काम करना है वो ये है कि आपको सबसे पहले ये लिखना आना चाहिए, ये वाली लाइन आपको लिखनी आनी चाहिए कि ये कैसे लिखते हैं। समझ में आ गया? और अगर आपने इतना लिख लिया तो आप आसानी से कर सकते हैं। जिसका परसेंटेज दे रखा हो टोटल 100 मान लेना, 100 में से 5 ग्राम तो NaOH होगा एंड 95 ग्राम इज H2O। क्लियर है? तो ये बात थी परसेंटेज W बाई W की। सेकंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर इसको हम कहते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम।
या फिर इसको आप ऐसा लिखा हुआ भी देख सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। तीनों एक ही बात है। डेफिनेशन क्या होती है सुनिए, डेफिनेशन क्या होती है सुनिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, या फिर जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। अगर मैं यहां पर टोटल 100 ml ले रहा हूं तो यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है वो भी किस में लिया जाएगा, ml में लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो परसेंटेज V बाई V का फॉर्मूला ऐसे कितना आएगा, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इसको ले रहे हैं ml में तो ध्यान दें इसको भी ml में लेना है, अगर आप उसको लीटर में ले तो नीचे वाला भी किसमें आ जाएगा, लीटर में, इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, तो यह जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, अब सुनिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपको किसी सवाल में ये बोल दिया जाए, क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया जाए कि 10% V बाई V का एक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना एज्यूम करेंगे, वो आप एज्यूम करेंगे 100 ml, और उसमें से जो आपका सोल्यूट है उस सोल्यूट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा, क्योंकि आपको दे रखा है 10%, और जो रिमेनिंग आपका सोलवेंट है उसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा यहाँ पर 90 ml। क्लियर है। नेक्स्ट अगला कंसेंट्रेशन टर्म, नेक्स्ट थर्ड हम बात करेंगे यहां पर, और वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये क्या कहता है ये सुनिए ध्यान से। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझिए ध्यान से, अगर मैं यहां वेट की बात कर रहा हूं तो वेट तो किसमें लेंगे हम, ग्राम में लेंगे, और सॉल्यूशन की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम यहां पर किसमें ले रहा हूं मैं, ml में। तो इस बार जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या जाएगा, ऊपर क्या आएगा बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वेट है ना तो वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसमें लेंगे, ग्राम में, ये किसमें लेंगे हम, ml में, इनटू कितना बन जाएगा 100। क्लियर है। लेकिन यहां पर एक बात और समझिए, अगर आप इसको ऐसे कर लेते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो भी गलत नहीं है, बस उसकी जो यूनिट है वो यूनिट चेंज होकर यहाँ पर ग्राम पर ml की जगह ग्राम पर लीटर हो जाएगी। समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर इसको 100 लीटर भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जब हम केमिस्ट्री में इसका यूज करते हैं तो 99% केसेज में 99% क्वेश्चंस में वो ग्राम पर ml में ही होता है। ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना है, अगर आपको कभी ग्राम पर लीटर में दे दे तो उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ऊपर तो वेट है और नीचे क्या बोले यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि 15% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले इसका मतलब लिखेंगे, मतलब समझेंगे इसका। मुझे ऐसे कहना चाह रहा है कि जब मैं 100 ml सॉल्यूशन लूंगा तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 15 ग्राम कौन है बोलो, सोल्यूट है। मतलब क्या हुआ सुनिए ध्यान से, अगर आपने लिया 100 ml टोटल, अगर आपने 100 ml टोटल सॉल्यूशन लिया तो उसमें जो सोल्यूट होगा वो सोल्यूट कितना ग्राम होगा, सोल्यूट बन जाएगा 15 ग्राम। और अगर आपसे ऐसे पूछे कि बताइए उसमें सोल्वेंट कितना होगा, तो टोटल कितना है बोलो, टोटल है 100 माइनस सोल्यूट कितना है 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 85 ग्राम नहीं आएगा। ये क्या हो गया, आपको हो गया सर जब आप परसेंटेज W बाई W की बातें कर रहे थे तब तो आपने टोटल में से सोल्यूट वाला माइनस किया था, जब आपने परसेंटेज V बाई V की बात की तब भी आपने टोटल में से सोल्यूट वाला माइनस किया था, लेकिन अब आप यहाँ पे माइनस क्यों नहीं कर रहे हो। तो सुनिए, हुआ ये कि मेरे को जो टोटल पता है वो टोटल पता है सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम, और मैं टोटल वॉल्यूम में से माइनस क्या कर रहा हूं, वेट। तो वॉल्यूम में से मास या वेट माइनस नहीं हो सकता। अरे ये तो आपको पता ही है ना कि वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस हो सकता है या वॉल्यूम में वॉल्यूम ही प्लस हो सकता है, वॉल्यूम में से वेट या मास माइनस नहीं हो सकता। तो आप ऐसा मत कर देना कि सर देखिए 15 ग्राम है तो ये 100 माइनस 15 85 ग्राम बच जाएगा।
तो सवाल यह है कि सर इसकी वैल्यू कैसे पता लगाएं? तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि इस सॉल्यूशन की डेंसिटी जो है वो x ग्राम पर ml है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई सवाल में आपको कह दे कि इसकी डेंसिटी कितनी है, x ग्राम पर ml है, तो जैसे ही मुझे पता चला कि सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना है, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो क्या आप यहाँ से वेट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जब आप डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वेट है, जो इसका मास है सॉल्यूशन का टोटल जो है वो कितना आ जाएगा? यहाँ से 100 इंटू एक्स। और अब आप सॉल्वेंट का मास बता सकते हैं कि सर टोटल तो कितना है? 100x, उसमें से सॉल्यूट का माइनस कर दो, कितना जाएगा? 15। इतने ग्राम उसमें सॉल्वेंट मौजूद होगा। याद करो वो दिन, याद करो वो लेक्चर जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस डेंसिटी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, वो आप यहां समझ सकते हैं कि बिना डेंसिटी के आप वॉल्यूम से मास वाली कैलकुलेशन नहीं कर सकते और मास से वॉल्यूम वाली कैलकुलेशन नहीं कर सकते। समझ में आई बात आपको? तो इन चीजों का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है? बाकी बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस आप इनको छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी बातें परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज V/V के बारे में। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये लेक्चर समझ में आया होगा, कंसंट्रेशन टर्म्स का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर आपके जो भी क्लासमेट्स फ्रेंड्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनको इस लेक्चर की जरूरत है, तो उन तक जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके आगे की कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।